क्योंकि इंडिया में जो भी क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग्स होती है, उसके रूट्स के लिए ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। बात समझ गए? दूसरी बात याद रखना, जो सीआरपीसी बहुत, बहुत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस क्लास में उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे, ताकि ईज़िली आपको कवर हो जाए। नेक्स्ट थिंग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर डाउट आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो इमीडिएटली बताया जाएगा, अदरवाइज क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग अलर्ट रहिएगा, मैं भी आप लोगों से टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछती रहूंगी। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, यहाँ से आपका 100% माने 100% आपका क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स का आएगा ही। टाइम वैल्यूबल है, आप लोग का टाइम प्रीशियस है। ये मत सोच के आना कि डेमो क्लास है, इस डेमो क्लास में भी आप अपना क्या दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, और इस टाइम में आपको कुछ सीख के जाना है। तो 100% यहाँ से क्वेश्चन है। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ में एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। एक बात बताओ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है ना, मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ। अपने घर में शांति से रहती हूँ, अपना घर देखती हूँ, पूरा हाउस मैनेजमेंट देखती हूँ, ठीक है। सडनली एक दिन एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया, तो रिप्लाई करो, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब मेरे मन में वेरियस सिचुएशन अराइज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आएगा? रिवेंज। रिप्लाई करना, क्या मैं गलत बात कह रही हूँ? सही कह रही हूँ ना? सबसे पहले मेरे मन में कौन सी फीलिंग आएगी? रिवेंज की। ठीक है। पर रिवेंज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके बारे में हम सभी अवेयर हैं, ठीक है। फिर मेरे बहुत सारे वेलविशर्स भी हैं, उनमें से एक वेलविशर ने मुझे सजेस्ट करा कि भाई आप एक काम करो, एफआईआर लिखा करके आ जाओ, ठीक है। तो अगर मैं एफआईआर लिखाती हूँ, तो सबसे पहले हम सीआरपीसी में पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 12, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 154 टू 176। क्लियर? फिर एक और वेलविशर है, उसने मुझे कहा कि आप एफआईआर मत कराओ, आप क्या करा के आओ, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ और कंप्लेन कराओ। बच्चे हैं, बच्चों के मन में तो सवाल आता ही है। सवाल इतने आते हैं, सोचते हैं कि तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तो सवाल क्रिएट होगा कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं जुडिशियल के बारे में, मेट्रोपोलियन के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। इस क्लास में हम इसका भी रिप्लाई करेंगे कि हम कंप्लेन कौन से मजिस्ट्रेट के पास कराएं, और कंप्लेन होती क्या है और कहाँ पे डिफाइन है। क्लियर होगी बात अच्छे से? तो मेरे एक और वेल विशर ने मुझे किस चीज के लिए बोला बेटे? कंप्लेन। अगर मैं कंप्लेन कराने के इस ऑप्शन को फॉलो करती हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगी आपको सेक्शन नंबर 2D, चैप्टर नंबर 15, जो कि 200 से कहाँ पे डिफाइन है? 203 में। इतनी बात सब लोग समझ गए? एक और वेलविशर है, उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि आप एक काम करो कि आप कंप्लेन भी करा दो और क्या करा दो? एफआईआर फॉर सेम ऑफेंस के लिए। जितने लोग उतनी ही बातें, ठीक है। आपके पास मेंस में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या हम सिमिलर ऑफेंस के लिए जब एफआईआर और कंप्लेन दोनों प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं, तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या चीज प्रोसीजर में लाई जाएगी? तो चैप्टर नंबर 16 का सेक्शन नंबर 210 पिक्चर में आता है, जब आप सेम ऑफेंस के लिए एफआईआर और कंप्लेन करा करके आते हो। चैप्टर नंबर 16, सेक्शन नंबर 210। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर आपके सामने क्वेश्चन आया, जब एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर किया था, तो एक्स ने मुझे गन पॉइंट पे क्या करा? स्टूडेंट, थ्रेटन करा। उसने कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी डिस्क्लोज करा, तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। क्लियर? इसका भी प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में दिया हुआ है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के लैंडमार्क जजमेंट में। एज पर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देयर इज अ टू काइंड ऑफ एफआईआर. First one is defined in 154 to subsection 1, another was in defined in 157 to subsection 1. 154 के 1 में एफआईआर कौन लिखा कर आ रहा है? कोई भी लिखा सकता है, विक्टिम भी, एक्यूज भी और थर्ड पर्सन भी, वन हु हैव नॉलेज ऑफ कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जब कोई भी एफआईआर लिखा करके नहीं आ रहा रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस को अथॉरिटी दी गई है अंडर सेक्शन 157(1) कि उसे अगर डाउट हो जाए तो खुद से एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। इतनी बात सब लोग समझ गए? तो ध्यान रखना, जब एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर किया, तो मेरे को एफआईआर लिखानी थी,
लेकिन मेरे को अचानक माइंड में क्लिक करा कि अगर इसने सच में मुझे मार दिया तो मेरी डेस्टिनी में जो था, मेरे बेटे वाई का तो मर्डर हो गया, पर मेरा जो छोटा बेटा जेड है उसकी देखभाल कौन करेगा? सिंपल सी बात लगा के सोचो, हम एक्स को फांसी के तख्ते पे चढ़ा भी दें, क्या मेरा बेटा वाई वापस आ जाएगा? मैंने अपने इसी आइडियोलॉजी से एक्स के खिलाफ कोई एफआईआर या कंप्लेन इंस्टीट्यूट नहीं कराई। मेरी बात आप समझ गए? लेकिन सोसाइटी में इतना बड़ा ऑफेंस तो हुआ है ना। बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कि अच्छा है मैम के बेटे का मर्डर हो गया, पर सोच के देखो ना, आज मेरे बेटे का मर्डर हुआ, यही ऑफेंस किसी और के साथ भी हो सकता है कि नहीं? तो इसी वजह से 157 के वन में पुलिस को अथॉरिटी है, जब भी उसे डाउट हो जाए कि सोसाइटी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसके लिए किसी ने भी ना तो एफआईआर लिखाई है और ना ही कंप्लेन लिखाई है, खुद से एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। इतनी बात सब लोग समझ गए? एक और सिचुएशन अराइज हुई। एक और सिचुएशन कौन सी अराइज हुई? जैसे ही एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर किया, मैंने अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया। गिव अप समझते हो? नहीं लिखानी मुझे एफआईआर, नहीं लिखानी मुझे कंप्लेन। आई बात समझ में? मेरे को किसी ने थ्रेटन नहीं करा, पोरिजन नहीं करा। अपने आप से नहीं होता कि हमने अपनी लाइफ से अपना बैकअप कर लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाड़ में जा सब कुछ। समझ गए ना? मैं जयपुर चली गई अपने छोटे बेटे को लेकर के, ठीक है, तब भी पुलिस के पास अथॉरिटी है, उसे डाउट हो जाए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो 157(1) उसे पावर देता है एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का। तो रिप्लाई करो। अब आप लोग मेरी एक बात अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना? कभी भी किसी चीज को रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करो और एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। समझ गए ना? आप लोग समझ गए हो कि सीआरपीसी के रूट्स कहाँ पर हैं? ऑफेंस में। कहाँ पर है स्टूडेंट सीआरपीसी के रूट्स? ऑफेंस में। ठीक है ना? ऑफेंस होता ना मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो रूट्स है सीआरपीसी के वो कहाँ पर है स्टूडेंट? ऑफेंस। ये जो ऑफेंस वर्ड है सीआरपीसी में सेक्शन 2N में डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है स्टूडेंट? 2N में। एज पर 2N ऑफेंस का मतलब है आप ऐसा कोई भी एक्ट मत करो जो करंट में लॉ फोर्स में है, उसके द्वारा क्या रहेगा बेटे? वो पनिशेबल। मेरी बात आप लोग समझ गए ना? यही ऑफेंस जो मेरे बेटे के साथ हुआ, क्या हुआ था? मर्डर। तो ये करंट में 302 आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर कोई मर्डर करता है तो डेथ सेंटेंस की हमारे यहाँ पेनाल्टी है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर हो गई? तो बेटे अब मैं अपने इस ऑफेंस के लिए चैप्टर नंबर 12 में जा सकती हूँ। क्या कराने के लिए? एफआईआर। कौन से सेक्शन में करा के आएंगे? 154 के 1 में। अगर एक्स ने मुझे गन पॉइंट पे थ्रेटन कर दिया था, मैं एफआईआर नहीं करा रही, तो पुलिस को पावर है, पुलिस को जो पावर है वो पावर दिया गया है 157 के 1 में, वो खुद से एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसने दी थी बेटे? विक्टिम ने। कौन हुआ? उसकी मदर ने। क्या यहाँ पे विक्टिम ने इंफॉर्मेशन दी? आंसर आया नो। किसको डाउट हुआ था यहाँ पे? पुलिस को डाउट हुआ था, तब उसको 157 के 1 में क्या है बेटे? पावर है एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने। एक ऑप्शन मैंने कौन सा वाला फॉलो करा? कंप्लेन के लिए। कंप्लेन के लिए आपको पढ़ाया जाएगा प्रोविजन 2D, साथ ही आपको चैप्टर नंबर 15 के सेक्शन 200 से 203 पढ़ाए जाएंगे इस पूरे कंप्लेन की प्रोसीडिंग के लिए। क्लियर होगी बात? एक और वेल विशर ने मुझे बोला था, क्या बोला था कि आप जो मर्डर हुआ था, किसने मर्डर किया था? एक्स ने वाई का मर्डर किया था। इस मर्डर के लिए मैंने तीसरे ऑप्शन में एफआईआर भी लिखाई 154 के 1 में। इस मर्डर के लिए मैंने 2D के अंदर जो कंप्लेन के प्रोविजन बताए हैं, कंप्लेन भी कराई किसको बेटे? मजिस्ट्रेट को। तो यानी एक सेम ऑफेंस के लिए एफआईआर भी और कंप्लेन भी। तो इसका आंसर आता है 210 के सेक्शन में चैप्टर नंबर
16 में कि अब क्या करना चाहिए। रिप्लाई करो पहले मुझे इतना, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, आंसर है यस। प्रीशिता मैम से क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस खुद भी ले सकता है। यस, 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में कहा गया है सियो मोटो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। आंसर है आपका क्वेश्चन का प्रीशिता सिंह, 190 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। क्लियर। नाउ पहले मुझे रिप्लाई करो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्लाई करो। पहले बेसिक चीजें समझ में आ गई कि कहाँ पे क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभिनव, अजय, अनुष्का, भारती, दीपिका, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतनी बात सबको क्लियर है। तो मेरे क्वेश्चन का सिंपल रिप्लाई करो बच्चों। रूट्स कहाँ पर हैं, मतलब कि क्यों मुझे सीआरपीसी की जरूरत पड़ी। रूट्स कहाँ पर है बच्चों, एक वर्ड में आंसर देना। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कहाँ पर है सारी जड़ें, ऑफलाइन से। बेटे समझ गए ना, ठीक है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बेटे, हम यही सब पढ़ने जा रहे हैं और आप खुद ही समझदार हैं, 1 घंटे में हम इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, लेकिन इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन अपने बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे। क्या लिखा है, जो लॉ होता है स्टूडेंट वो मेनली 2 कैटेगरीज का होता है। जो लॉ है वो 2 कैटेगरीज का है। फर्स्ट वन इज योर सब्सटेंटिव लॉ, अनदर वन इज योर प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो कि पार्टी के राइट्स और लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करती हैं, जैसे आईपीसी, डाउरी प्रोविजन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ए सब्सटेंटिव लॉ। वहीं अगर हम बात करें प्रोसीजरल लॉ की, तो प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि आपने मर्डर कर दिया, आईपीसी 302 सेक्शन अप्लाई हो गया, तो आपने मर्डर कर दिया, तो उस मर्डर के लिए आपको हम क्या प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, डेथ पेनाल्टी। उसकी किस तरीके से इन्फोर्स में लाएगा, उसका सारा प्रोविजन आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, प्रोसीजरल लॉ में। मेरी बात समझ गए ना। तो एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर किया है, तो मर्डर करने पे क्या मैं रिवेंज ले लूं। अगर मैंने रिवेंज लिया तो क्या मैंने लॉ को साथ में लेके चली, नहीं। तो अगर मेरे बेटे का मर्डर हुआ है तो उसके लिए मुझे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए मुझे या तो चैप्टर 12 का प्रोसीजर है, या फिर चैप्टर 15 का प्रोविजन है, या फिर चैप्टर नंबर मैंने किसके प्रोविजन यूज कर लिए, 16 के।
पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा और इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा। चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ साइड बाय साइड, ताकि हमारा इतना टॉपिक क्लियर हो गया, हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर क्लास। मुझे रिप्लाई करना, अगर जब एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर करा था तो मैं एफआईआर कौन से सेक्शन में लिखा रही थी? ऑनलाइन अभिनव, अजय, अनुष्का, भारती। एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर करा, मैंने रिवेंज के लिए बात नहीं सोची, मैं एफआईआर लिखाने के लिए जा रही हूँ, तो मैं एफआईआर कौन से सेक्शन में लिखा के आऊंगी? करेक्ट आंसर आया 154 के सबसेक्शन 1 में। अगला क्वेश्चन, अगर मैं एफआईआर लिखाने के लिए नहीं जाती हूँ, कंप्लेन कराती हूँ, तो कंप्लेन वर्ड को एक्सप्रेसली कौन से सेक्शन में डिफाइन बताया था मैंने? ऑप्शन दे रही हूँ 2A, 2D, 2C, 2B। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2D। अगर मैं कंप्लेन कराती हूँ, 2D में उसके प्रोविजन है। एंड कंप्लेन के लिए कौन सा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी? 12, 15, 16, नन। करेक्ट आंसर आया 15। चैप्टर नंबर 15 154 से 176 तक है या 200 से 203 तक है डिफाइन? करेक्ट आंसर आया विजेंद्र सिंह का। चैप्टर नंबर 15 में आपको 200 से लेके 203 तक पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, बेटे मैंने जब मेरे बेटे का मर्डर हुआ तो एफआईआर भी लिखा दी और क्या करा दिया? कंप्लेन भी। सेम ऑफेंस के लिए मैंने एफआईआर लिखाई और सेम ऑफेंस के लिए मैंने क्या कराया? कंप्लेन। अगर ऐसा होता है तो कौन सा सेक्शन इसका रिप्लाई करेगा कि अब किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होंगी? ऑप्शन दे रही हूँ। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 210 करेक्ट रिप्लाई। 210 के लिए आपको चैप्टर 12 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है या 18 पढ़ना है? करेक्ट आंसर आया 16। केवल विजेंद्र, भारती, कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई सभी लोग रिप्लाई करो, चाहे गलत रिप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन, एक्स ने मुझे गन पॉइंट पे थ्रेटन करा कि तुमने अगर किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो बताओ पुलिस को कौन सा सेक्शन पावर दे रहा है कि वो एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सके? करेक्ट आंसर, कौन सा केस लॉ मैंने आपको बताया था जहां पे एफआईआर 2 काइंड्स की बताई थी मैंने? करेक्ट आंसर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मेरी बात आप लोग समझ गए? वहां पे बताया था एफआईआर कितने काइंड्स की? 2। अगला क्वेश्चन, क्या सीआरपीसी अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है? यस और नो? सीआरपीसी जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है? कितना नॉनसेंस वाला सवाल मैम ने पूछा। पर इस सवाल में मेरे को जो पूछना है वो ये है, अब जो एप्लीकेबल है उसके लिए हमें एप्लीकेबल वर्ड लाने के लिए कौन कौन से 2 एफर्ट्स करने पड़े? करेक्ट आंसर आया 370 को क्या करना? एबॉलिश। ठीक है, और दूसरा एफर्ट क्या करा हम लोगों ने? जम्मू एंड कश्मीर एक्ट वहां पे अब एप्लीकेबल कर दिया गया इन 2019 में। बेटा क्लियर हो गया? क्या सीआरपीसी के 37 चैप्टर नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल है? हाँ या ना? तो जनरल रूल जो है, जनरल जो प्रोविजन है, कौन से चैप्टर वहां पे एप्लीकेबल है? 8, 10 और 11। क्या हम वहां पे ऑल चैप्टर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं? यस, लेकिन इसके लिए वहां की गवर्नमेंट को क्या इशू करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन। क्या वर्ड यूज करा अपन लोगों ने? नोटिफिकेशन हमें वहां पर देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आया मुस्कान का, भारती का, विजेंद्र का। ठीक है, हमें वहां की कंसर्न गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? नोटिफिकेशन इन द गजट। बेटा इतनी बात क्लियर हो गई सब लोग को? अच्छा एक और क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जजमेंट है जहां पे रीजन बताया गया कि व्हाई सीआरपीसी इज लिमिटेडली एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया? कौन सा जजमेंट है?
आंसर ऑनलाइन। ऑफलाइन, मैंने बोला था ना लिखने के लिए। बताओ, करेक्ट आंसर आया ऑनलाइन और ऑफलाइन से। ऑनलाइन में अनुष्का ने, विजेंद्र ने, सभी ने सही जवाब दिया है। स्टेट ऑफ क्या वर्सेस राजा रतन। क्या चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यार रखा होगा अभी, मत किसने बोल मेरे यार बेटे कुछ। का मर्डर किया था? एक्स ने मर्डर किया। ये ले। मर्डर क्या है? एक ऑफेंस। ठीक है, तो ये जो ऑफेंस वर्ड है ये सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन है? 2N में डिफाइन है। ऑफेंस जो होते हैं स्टूडेंट, वो 3 कैटेगरी के होते हैं। अभी तक तो मैंने बताया था ऑफेंस होने पे मैं ये प्रोसीजर फॉलो कर सकती हूँ। अब ये जो ऑफेंस होते हैं ये कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है आप लोगों का कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2C और इसको 2L में डिफाइन किया गया है। मर्डर है, डकैती है, थेफ्ट है, रेप है, ये सारे कौन से ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम पब्लिक रॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बोला मैंने? पब्लिक रॉन्ग। ये हमारे किस नेचर के होते हैं? ये हमारे हीनियस नेचर के, या आप कह सकते हो ग्रेव नेचर के होते हैं। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे पब्लिक रॉन्ग वर्ड यूज करने के पीछे लॉजिक ये है। कुछ लोग हंस रहे हैं भाई, हर आदमी के वेल विशर भी है और हर आदमी के बैड विशर भी होते हैं, दोस्त भी और दुश्मन भी। तो जो मेरे दुश्मन थे वो बड़े खुश हैं, ओहो बहुत बढ़िया हुआ जिस दिन पता चला उनके घर में खीर पूरी सब बन गई कि मैडम के बेटर की क्या कर दिया गया? हत्या कर दी गई। ठीक है ना, घी के दिए जल गए। लेकिन सोच के देखो, हमारे समाज में अगर इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कल को तुम्हारे साथ भी तो अपराध हो सकता है कि नहीं? आज नहीं तो कल। क्लियर? इसी वजह से 157(1) हमारे यहाँ पिक्चर में था। अगर हम डर के मारे FIR ना भी लिखाएं तो बेटे पुलिस को अथॉरिटी है, वो खुद से FIR लिख करके क्या कंडक्ट कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन। बेटे मेरी बात आप समझ गए ना? इसी वजह से इसे किस नाम से बुलाया गया? पब्लिक रॉन्ग। मैंने आप लोगों को सिर्फ मर्डर, डकैती, थेफ्ट, रेप 4 एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा वेरियस हमारे पास ऑफेंस है जो किस नेचर के? कॉग्निजेबल। पर कैसे याद रखना आसान तो है नहीं। तो सीआरपीसी में आपको याद हो मैंने कितने शेड्यूल बताए थे? 2 शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 1 कॉलम नंबर 4, शेड्यूल नंबर 1 कॉलम नंबर 4 में आप जाकर के देख लोगे तो आपको पता चलेगा विच ऑफेंस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल एंड विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल। बेटे क्लियर हो गया? तो फिर आया नॉन कॉग्निजेबल, जो लेस हीनियस नेचर के ऑफेंस हैं। ठीक है, प्राइवेट रॉन्ग के नाम से जाना जाता है इन्हें। फॉर एग्जांपल डिफामेशन। क्या वर्ड यूज करा मैंने? डिफामेशन। स्टूडेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कभी भी FIR नहीं लिखाते, मतलब नहीं लिखाते। कंप्लेन कर सकते हो, पर नॉन कॉग्निजेबल के लिए 154(1) हम यूज में नहीं लाएंगे। चैप्टर 12 पढ़ोगे तो नॉन कॉग्निजेबल के लिए 155 पढ़ाया जाएगा। कौन से चैप्टर में? 12 में। समझ गए ना? अदरवाइज आप 2D में आप कंप्लेन करके आ सकते हो, सॉरी, नॉन कॉग्निजेबल के लिए मजिस्ट्रेट के पास। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कभी भी FIR नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि प्राइवेट रॉन्ग है। मेरी बात समझ गए ना? कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR कराने के पर्पज से पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस यही कहेगी कि भाई आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मैं इसके लिए FIR नहीं लिखूंगा, क्योंकि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। एंड गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे पुलिस के पास टाइम तो लिमिटेड है ना, इसके लिए पहले जो कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंस हैं उसको वो देखेगी जो इम्पोर्टेंट है, जो हीनियस है, या तुम्हारे नॉन कॉग्निजेबल पे ध्यान देगी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट बोल देता है तो फिर उस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। सब लोग समझ गए ना? नो, फिर एक और आप पढ़ोगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल वाला पढ़ो या फिर कौन सा पढ़ोगे स्टूडेंट? नॉन बेलेबल ऑफेंस। इन दोनों के लिए ही आपका सेक्शन कॉमन रहेगा। कौन सा बेटे? 2A। फिर एक आता है आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। क्या वर्ड यूज करा मैंने? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसके लिए जो आप
आपका वर्ड आएगा वो कौन सा रहेगा, 320। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ 2C बताने जा रही हूँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2C पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ऑफेंस कितने काइंड के बताए स्टूडेंट, मेरे को बताना। फर्स्ट वन इज कॉग्निजेबल, सेकेंड वन इज नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, 2C और 2L। फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल 2A। फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इधर देखो, जब मेरे बेटे का मर्डर हुआ था तो मैंने किसके बारे में बात करी, मर्डर के बारे में। तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात कौन करता है, जनरली जो कौन है, एग्रीव्ड है, विक्टिम है। मेरी बात आप समझ गए। अब मेरे बेटे का मर्डर हो गया, ठीक है, अरेस्ट हो गया है, वो बेल लेना चाहेगा कौन, एक्स। तो कोर्ट देखेगा ये बेलेबल है भी या नहीं। अगर बेलेबल है तो 436 में बेल ग्रांट करेंगे, नॉन बेलेबल है तो 437 में बेल ग्रांट नहीं करेंगे। पर हमारा सीआरपीसी कदम कदम पे एक्सेप्शंस लेके चलता है। मेरी बात समझ गए ना। हाँ। तो इसके लिए परेशान कौन रहेगा, एक्यूज। बेलेबल नॉन बेलेबल किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं हम लोग, एक्यूज। भाई बेल कौन लेता है, अभी नहीं गया जो है। एक्यूज है। मेरी बात आप समझ गए ना। एंड अरे हो जाए कॉग्निजेबल क्लास नॉन में, मैं देखता कॉग्निजेबल हूँ, मैं ही ले के लिए जाऊंगा। कौन बात करेगा, वन इज विक्टिम। कौन है बच्चों, विक्टिम की बात क्लियर। एंड कंपाउंडिंग ऑफ चला ऑफेंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 320 के अंदर बताया गया है। जिंदगी में समझदारी इसी चीज में है, बच के निकल लो। मेरी बात समझ गए। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हमें समझौते के लिए बोलता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें हम आपस में क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कोर्ट की कंसेंट के बिना। कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसमें कोर्ट की कंसेंट से ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे ऑफेंस है जो कि हीनियस कैटेगरी के हैं, जहाँ पे कोर्ट को ही अलाउड नहीं किया गया कि कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इन सब के बारे में 320 के अंदर पूरा डिफाइन किया गया है। जब हम 320 पढ़ाते हैं तो उसी साथ प्ली बार्गेनिंग भी बताते हैं, जो कि यूएस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी के साथ हम टेंडर ऑफ पार्डन भी बताते हैं, आप समझ गए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चलाते हैं ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट लिया जा सके। बेटे क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऑफेंस कितने काइंड के हैं, ठीक है। कोई मुझे बताएगा पब्लिक रॉन्ग किस वाले ऑफेंस को बुला रहे हैं, कॉग्निजेबल को या नॉन कॉग्निजेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन। पब्लिक रॉन्ग कौन सा नेचर का ऑफेंस है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। करेक्ट आंसर आया। एंड प्राइवेट रॉन्ग कौन सा वाला है, नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर कौन से ऑफेंस के लिए लिखाते हैं, कॉग्निजेबल के लिए या नॉन कॉग्निजेबल के लिए। ऑनलाइन एफआईआर कौन से ऑफेंस के लिए लिखाते हैं, कॉग्निजेबल। क्या नॉन कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर लिखाई जा सकती है, आंसर आया नो। मुस्कान सिंगल ने, आप लोगों ने देखा मैं यहाँ पे क्यों क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट है रिप्लाई कर रहे हैं आप उनसे भी सीख पा रहे हैं। मुस्कान सिंगल ने बड़ा ही क्लियर रिप्लाई करा, ओनली फॉर कॉग्निजेबल। तो जब ओनली वर्ड यूज हो गया, इट मीन ओनली फॉर कॉग्निजेबल, नॉट फॉर अदर ऑफेंस। इतनी बात समझ गए ना। तो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही एफआईआर लिखाओगे, नॉन कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर नहीं होती है। मेरी बात सब लोग समझ गए ना। उसके प्रोसीडिंग्स के अलग तरीके पर अभी पढ़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखना, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे पुलिस को पावर दिया गया है कि वो अरेस्ट कर सकता है किसको, पर्सन को, बिना किसी वारंट के। वारंट इशू करता है कौन, स्टूडेंट, कोर्ट। जब तक कोर्ट वारंट इशू करेगा तो जिसने ऑफेंस करा है वो कहीं पे भी भाग सकता है कि नहीं। इसी वजह से बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। दो सेक्शन है, 41 का सबसेक्शन 1 एंड 151 का सबसेक्शन 1। इन दोनों ही सेक्शन में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, 41 के 1 में ऑफेंस करने के बाद अरेस्ट करते हैं, एंड 151 के 1 में ऑफेंस होने से पहले ही अगर हमें डाउट हो जाए कि कोई ऑफेंस करने की क्या कर रहा है, प्लानिंग, उसे अरेस्ट करते हैं, विच इज नोन एज अ प्रिवेंटिव अरेस्ट। इतनी बात सब लोग समझ गए ना। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो फार बेटर है कि ऑफेंस कमिट होने से पहले क्या कर लिया जाए, अरेस्ट। इतनी बात सब लोग समझ गए ना। तो ध्यान रखना,
इसमें कब अरेस्ट करते हैं? आफ्टर कमीशन ऑफ, या आफ्टर कमिट बोल सकते हो। और इसमें कब करते हैं? बिफोर कमिट। क्लियर? यहाँ पे जो आप अरेस्ट करते हो ये अरेस्ट क्या कहलाता है? आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट। और यहाँ पे जो आप करते हो ये आपका नॉर्मली क्या कहलाता है स्टूडेंट? अरेस्ट। क्लियर? इधर विथ वारंट 71 एंड 76। अगर आप वारंट के साथ अरेस्ट करना चाहते हो तो वारंट के साथ जो आप अरेस्ट करोगे ये दो तरीके के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। 71 आप किसके लिए यूज कर रहे हो? बेलेबल वारंट के लिए। 76 किसके लिए यूज कर रहे हो? नॉन बेलेबल वारंट। क्या मतलब है इसका? देखो, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? लिबर्टी देता है। किस चीज की? लाइफ की और अपनी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते। अरेस्ट होते ही हमारी लिबर्टी कर्टेल होती है कि नहीं? हमारे यहाँ लॉ में रिफॉर्मेटिव प्रोसीजर है। रिफॉर्मेटिव समझ गए ना? दूसरा हमारे यहाँ एक्विस्टोरियल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम उस पर्सन को तब तक इनोसेंट मान के चलते हैं जब तक उसकी गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। ये बात एक्विस्टोरियल प्रोसीजर में बोली जाती है। एंड रिफॉर्मेटिव के अंदर कहा जाता है कि लॉ का पर्पस लोगों को सुधारना है, ना कि किसी को परेशान करना। मेरी बात आप समझ गए ना? तो यहाँ पे अगर हम किसी को अरेस्ट करेंगे तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं है? तो कोर्ट उसे बेलेबल वारंट के अंदर, यानी कि आप कोर्ट की लगाई कंडीशन को पूरा करते हो तो अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। मेरी बात आप समझ गए ना? क्या क्या कंडीशन लगा सकते भाई? जिस डेट एंड टाइम पे कोर्ट बुलाना चाहती है उस डेट एंड टाइम पे वो पर्सन अपीयर हो जाए, जो सिक्योरिटी अमाउंट मांगा है वो देने के लिए रेडी हो, जिसकी गारंटी मांगी है, श्योरिटी समझ गया ना, गारंटर, वो गारंटर रेडी हो। तीनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो फिर अरेस्ट नहीं करेंगे, राइट? लेकिन अगर हम तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक सिंगल कंडीशन भी फुलफिल नहीं करते तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरी बात समझ गए? फिर आया नॉन बेलेबल वारंट, जिसके लिए हम कौन सा सेक्शन पे टिक मार्क करा है? 76 में टिक मार्क किया हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट में कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, डायरेक्टली इसमें हम लोग क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं। बेटे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये जरूर कहता है कि एवरी पर्सन को उसकी लाइफ की, उसकी पर्सनल लिबर्टी की आजादी है, उसे कर्टेल नहीं कर सकते। पर ये कभी नहीं कहता कि अगर मान लो कोई गलत कर रहा है, गलत समझ रहे हो, किसी ने मर्डर कर दिया, 302 यूज कर लिया, 303 यूज कर लिया, मेरी बात समझ गए, रेप कर दिया, तो भाई आप जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है उसके तहत आप उसे अरेस्ट भी कर सकते हो, और अरेस्ट करने के बाद आप उसे डेथ पेनाल्टी भी दे सकते हो। आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए ना? तो आर्टिकल 21 आपको बड़ा क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भाई किसी पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं करेंगे अरेस्ट करके, लेकिन अगर अरेस्ट करना आपको जरूरी है तो आप अरेस्ट भी करो। आप अरेस्ट कब करोगे? प्रोसीजर विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इवन आप उसे फिर क्या भी दे सकते हो? डेथ पेनाल्टी। इतनी बात सब लोग समझ गए? नेक्स्ट आगे लिखा है दे वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं? पुलिस के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट? पुलिस। पुलिस जो है वो ऑथराइज है स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शन 2H। यहाँ पे 2H करना। पुलिस जो है वो ऑथराइज है स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शन नंबर 2H इनटू ए कॉग्निजेबल केस, इनटू ए कॉग्निजेबल केस। बेटे देखो, एक बात मेरी प्लीज समझना, जिंदगी में हर वक्त टीचर आपके सपोर्ट में नहीं रहता है, हमें खुद को भी अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कॉग्निजेबल लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल कॉग्निजेबल केस में पुलिस क्या कंडक्ट कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट नहीं करेगा, और क्या नहीं करेगा? FIR विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ये बात 155 के सबसेक्शन 2 के अंदर कही गई है इन चैप्टर नंबर 12 ऑफ CRPC। बेटे समझ गया ना? तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकती है 2H में। किसके लिए? कॉग्निजेबल केस के लिए, अपनी मर्जी से, बिना किसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर के लिए। मेरी बात समझ गए? अब इसको ऐसे समझो, ये तो रटी रटाई बात है, अब इसको मैं समझा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो,
कॉग्निजेबल केस वो केस होते हैं जहां पे पुलिस विद और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बिकॉज वारंट इज इशूड बाय कोर्ट, एंड जब तक कोर्ट वारंट इशू करेगा तो जिसने ऑफेंस क्रिएट करा है वो कहीं पे भी भाग जाएगा। सपोज एक्स ने मेरे बेटे वाई को मारा है, तो बताओ कहीं पे भी भाग जाएगा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इज इट क्लियर? तो इसी वजह से पावर दिया गया 41(1) एंड 151(1) में दो पावर है जहां बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। मान लो अब वो भाग ही गया है, बात समझ रहे हो ना, तो हमें किसके द्वारा उसे अरेस्ट करना पड़ेगा? वारंट आएगा, बेलेबल भी और नॉन बेलेबल भी। मेरी बात आप समझ गए ना? फिर अब क्या हुआ, देखो इस लाइन को समझने के लिए, ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, इसको मैं दोबारा लाऊंगी वापस। इस लाइन को समझाने के लिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, नॉन कॉग्निजेबल नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट? ऑफेंस। क्या हुआ? मर्डर। कॉग्निजेबल ऑफेंस है 2C, समझ गए ना? अब मर्डर होने के बाद हम क्या लिखाएंगे स्टूडेंट? FIR। क्या लिखाएंगे? FIR। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया? ऑफेंस। क्या हो गया स्टूडेंट? ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा वाला हुआ है? मर्डर। IPC 302। कौन से नेचर का है ये हमारा? कॉग्निजेबल। जैसे ही मर्डर हुआ तो मैंने चैप्टर नंबर 12 की मदद ली। चैप्टर नंबर 12 जो है वो 154 से कहाँ पे डिफाइन है? 176 कितने सेक्शन में है? तो शुरुआत कहाँ से करोगे? 154 से। मिल गया टॉपिक सबको? 154 कितने सब सेक्शन में डिवाइडेड है? 3। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन लेकर उसकी माँ, किसकी माँ? एक्स की माँ। इंफॉर्मेशन लेकर एक्स की माँ, तो ये माँ क्या कहलाएगी यहाँ पे? विक्टिम। किसके पास गई? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। क्यों गई बच्चों? ताकि वो FIR लिखे, इन्वेस्टिगेशन करे, उसे अरेस्ट करे, मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, और मजिस्ट्रेट फिर जो भी लॉ का प्रोसीजर है उसको फॉलो करे। मेरी बात समझ गया ना? इसके पीछे क्या पर्पस था मेरा? ताकि मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। अगर मैं बदला लेती, बताओ मेरे ऊपर भी तो बेटे कन्विक्शन बन जाता कि नहीं? यस और नो? बदला क्या लेती? मैं भी उसे जान से मार देती। ये तो बदला होता, दो थप्पड़ मार के मुझे क्या मिल जाता? मेरा बदला क्या होता? मैं उसे मार दूं, या उसकी वाइफ को, या उसके बच्चों को, या उसके पेरेंट्स को मार दूं। यही तो बदला होता। यस और नो? बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने जैसे ही ऑफेंस हुआ, सबसे पहले मैंने चैप्टर 12 की मदद ली। 154 से 176, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? 154 से। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ले करके एक्स मतलब समझ गए? मेरे बेटे का मर्डर हुआ था ना, वाई का, ध्यान रखना, एक्स वाई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मैं उसकी माँ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गई। किस लिए गई? ताकि वो क्या लिख ले बेटे? FIR लिख ले। मेरी बात समझ गए? अभी मैं सिर्फ 154(1) ही पढ़ा रही हूँ। जब तक मैं इस पे टिक मार्क ना लगाऊं, इसी के लिए बात करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, FIR क्या है? सवाल यहीं से बन गया। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जनरली हम क्या बुलाते हैं ब्रीफ में? FIR। ये केवल क्या है बेटे? ओनली इंफॉर्मेशन। केवल क्या है? इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। किससे रिलेटेड है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। CRPC में इसके लिए कहीं पे भी कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। इट मीन FIR word has not been defined in CRPC expressly. No express provision of for FIR. ध्यान रखना, कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन FIR के लिए नहीं। क्लियर? आगे क्या लिखा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है? रिटन। आप चाहे जाके ओरली भी बता सकते हो और राइटिंग में भी दे सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपने ओरली इंफॉर्मेशन दी है तो उसको किस में रिड्यूस किया जाएगा? राइटिंग में। क्लियर? लिखा हुआ है FIR इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर बाय, कौन प्रिपेयर करेगा? पुलिस। जब इंफॉर्मेशन उसको कैसे प्रोवाइड हो रही है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, ओरली प्रोवाइड